चलिए, तो ऊपर वाला फॉर्मेट बना लोगे, वो बोलना पड़ेगा, बोलना क्या नहीं सर, बोलना। बना लेंगे वो तो, बस यहीं से अभी है ना, प्रतिवादी की ओर से अब किया गया लिखित कथन, यहाँ से अब लिखना है हम लोग को। प्रतिवादी का नाम क्या था? सर ये है दयाराम। निशिकांत। अच्छा, दयाराम है। देखिए, प्रतिवादी मयाराम की ओर से किया गया लिखित कथन निम्न है। दयाराम। दया। हाँ, दया। दयाराम। प्रतिवादी दयाराम की ओर से किया गया लिखित कथन निम्न है। नंबर एक, ये कि वादपत्र के पैराग्राफ एक की, ये कि वादपत्र के पैराग्राफ एक की अंतर वस्तुएं स्वीकार की जाती हैं। दूसरा, ये कि पैराग्राफ, ये कि वाद के पैराग्राफ दो की, ये कि वाद के पैराग्राफ दो की अंतर वस्तुएं भी दो की अंतर वस्तुएं भी स्वीकार की जाती है। तीसरा, ये कि वादपत्र के पैराग्राफ तीन की, ये कि वादपत्र के पैराग्राफ तीन की अंतर वस्तुएं मिथ्या, अंतर वस्तुएं मिथ्या है, इसलिए अस्वीकार की जाती है। देखो, एक चीज अभी बोलेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। मतलब ये है कि जो लोग ट्रांसलेशन में कमजोर हो, या जिन लोगों को कुछ लीगल टर्म्स याद करना हो या उसको यूज टू होना हो, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट को ट्रांसलेट करिए, या तो ऐसी जगहों पे हर चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन नहीं करोगे आप, हमें पता है। जब तक 200-250 वाले कोई सर नहीं मिल जाएंगे, जब तक काम चलेगा नहीं। इंग्लिश पढ़ाने वाले ना, उस दिन में तो 5-5 रुपया में बैच चलेंगे, है ना? क्यों? 5 रुपया में बैच शुरू होंगे। ये कि वादपत्र के पैराग्राफ तीन की अंतर वस्तुएं मिथ्या है, इसलिए अस्वीकार की जाती है, इसलिए अस्वीकार की जाते हैं। सृजन सिंह, है कि नहीं? हाँ सर। कोई नया आया कि नहीं अभी मार्केट में? सर अभी नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। आज हमको एक मिला था, वो राजस्थान के लिए, वो 599 में शायद आया है, 35 टेस्ट सीरीज के साथ। अरे सर, एक सर थे, वो अपने बर्थडे पे 1 रुपए में कोट दिए थे सारे। हाँ, तो मतलब मैंने 5 रुपया ज्यादा बोल दिया था ना। जी सर। और सर का नाम क्या तुमको पता भी होगा? हाँ, पैरा अरे सर, पब्लिक नहीं बता पैराग्राफ सकती ना। पैराग्राफ तीन की अंतर वस्तुएं मिथ्या है, इसलिए अस्वीकार की जाती है। ये आप लोग को जो मिल रहा है ना पढ़ने को, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। 3 साल का जो ड्यूरेशन दे दिया ना, तो ये हुआ कि यार बच्चों को कम से कम कुछ जो चीजें हैं जो नहीं पढ़ते हैं ये लोग, तब टाइम मिल गया तो पढ़ लेंगे इसी बार। नहीं, आप लोग कभी ये
क्लेंट और जजमेंट कभी पढ़ते क्या जिंदगी में? आप कभी नहीं पढ़ते आप। हवा हवाई जाते, पढ़ पुढ़ा के दे के चले आते एग्जाम। इतने मन से नहीं पढ़ते। चौथा पॉइंट लिखिए, ये कि वादपत्र के पैराग्राफ 4 की अंतर वस्तुएं भी मिथ्या होने के कारण, ये कि वादपत्र के पैराग्राफ 4 की अंतर वस्तुएं भी मिथ्या होने के कारण अस्वीकार की जाती है। ये कि पैराग्राफ 5 की अंतर वस्तुएं स्वीकार की जाती हैं। ये कि पैराग्राफ 6 की अंतर वस्तुओं में, ये कि पैराग्राफ 6 की अंतर वस्तुओं में वादी की नोटिस पाना तो स्वीकार है, वादी की नोटिस पाना तो स्वीकार है, परंतु बाकी सब अस्वीकार किया जाता है। ये कि पैराग्राफ 7 की अंतर वस्तुएं, ये कि पैराग्राफ 7 की सर अंतर, 6 वाला फिर से बोल दीजिए। ये कि पैराग्राफ 6 की अंतर वस्तुओं में वादी की नोटिस पाना तो स्वीकार है, परंतु बाकी सब अस्वीकार किया जाता है। 7 पॉइंट, ये कि पैराग्राफ 7 की अंतर वस्तुएं, ये कि पैराग्राफ 7 की अंतर वस्तुएं प्रतिवादी अस्वीकार करता है, ये कि पैराग्राफ 7 की अंतर वस्तुएं प्रतिवादी अस्वीकार करता है। ये कि पैराग्राफ 8 की अंतर वस्तुएं भी, ये कि पैराग्राफ 8 की अंतर वस्तुएं भी अस्वीकार की जाती हैं। नेक्स्ट, ये कि पैराग्राफ 9 विधिक है, ये कि पैराग्राफ 9 विधिक है, जिसे स्वीकार या अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। भाई वो विधिक है तो विधिक, उसमें क्या करें, ना स्वीकार करें ना स्वीकार करें। 10, ये कि पैराग्राफ 10 की अंतर वस्तुओं में, ये कि पैराग्राफ 10 की अंतर वस्तुओं में न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को, न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को केवल स्वीकार किया जाता है,
केवल स्वीकार किया जाता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये कि पैराग्राफ 10 की अंतर वस्तुओं में न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को केवल स्वीकार किया जाता है। ये कि पैराग्राफ 11 भी विधिक है। ये कि पैराग्राफ 11 भी विधिक है, इसलिए इसे स्वीकार या अस्वीकार करना विसंगत है। ये कि पैराग्राफ 11 भी विधिक है, इसलिए इसे स्वीकार या अस्वीकार करना विसंगत है। सर रिपीट कर दीजिए इसको। ये कि पैराग्राफ 11 भी विधिक है, इसलिए इसे स्वीकार या अस्वीकार करना विसंगत है। ये कि वादपद का पैराग्राफ 12 पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है, एवं वादी किसी भी प्रकार के अनुतोष का हकदार नहीं है। वादी किसी भी प्रकार के अनुतोष का हकदार नहीं है। अब अतिरिक्त अभिवचन इनके भी सुन लीजिए। नेक्स्ट 13 नंबर पे अतिरिक्त अभिवचन लिख के 13 नंबर पे ये कि वाद अतिरिक्त अभिवचन लिख के नीचे लिख दो 13। ये कि वाद उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण एवं बेदखली अधिनियम की धारा 3 के अधीन जिलाधीश की अनुमति के बिना दायर किया गया है। सर इसको फिर से बोल दीजिएगा। ये कि वाद उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण एवं बेदखली अधिनियम की धारा 3 के अधीन जिलाधीश की अनुमति के बिना दायर किया गया है, जबकि ऐसा वाद दायर करने के पहले जिलाधीश की अनुमति अनिवार्य है। इसलिए वाद दोषपूर्ण होने के कारण खारिज करने योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि वादी बेदखली की डिक्री इसलिए पाने के लिए हकदार नहीं है क्योंकि उसे प्रतिवादी द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा गया किराया, अब जो भी डेट जो भी आपने निश्चित किया उस डेट को स्वीकार कर लिया है और बेदखली की नोटिस का परित्याग कर दिया है।
होना रह गया। और बेदखली की नोटिस का परित्याग कर दिया है। अब नीचे मैं सत्यापित कर दो, मैं प्रतिवादी दयाराम एतद द्वारा और बेदखली की नोटिस का परित्याग कर दिया। मैं प्रतिवादी दयाराम एतद द्वारा सत्यापित करता हूं कि एतद द्वारा सत्यापित करता हूं कि प्रस्तुत लिखित कथन के पैराग्राफ प्रस्तुत लिखित कथन के पैराग्राफ 1 से 8 मेरी जानकारी में पैराग्राफ 1 से 8 मेरी जानकारी में सत्य है तथा पैराग्राफ 9 से 14 तथा पैराग्राफ 9 से 14 विधिक सलाह के आधार पर सत्य मानता हूं। 24 जून 2025 को प्रयागराज में सत्यापित। हस्ताक्षर दयाराम प्रतिवादी द्वारा, सुचिता सिंह एडवोकेट, प्रयागराज। अब वाद बिंदु लिखना है। उपर्युक्त वाद पत्र एवं लिखित कथन में उपर्युक्त वाद पत्र एवं लिखित कथन में किए गए अभिकथनों के आधार पर उपर्युक्त वाद पत्र एवं लिखित कथन में किए गए अभिकथनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिंदु अभिनिश्चित किए जा सकते हैं। नंबर 1, क्या प्रतिवादी पर वादी का 8 महीना, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जो भी आप लोगों ने डाला हो, वादी का डॉट डॉट करके महीने का किराया बाकी है। जो भी आपने प्लेंट में लिखा होगा वो यहाँ पे लिख देना आपको। 8 महीना, कोई 9 महीना, कोई 10 महीना, कोई 11 महीना, है ना, किराया बाकी है। दूसरा, क्या बकाया किराया या बेदखली की नोटिस क्या बकाया किराया या बेदखली की नोटिस प्रतिवादी पर तामील होने से प्रतिवादी की किराएदारी समाप्त हो गई है? तीसरा, क्या 6 जुलाई, सॉरी, क्या, अब जो भी डेट आपने डाली हो, के बाद प्रतिवादी का मकान पर कब्जा अतिचारी का है? क्या डैश डैश कर देना कि तारीख के बाद प्रतिवादी का मकान पर कब्जा अतिचारी का है?
नेक्स्ट, क्या वाद उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसमें प्रतिवादी ने उठाया ना कि साहब धारा 3 का पालन नहीं किया इन्होंने। क्या वाद उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण एवं बेदखली अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में दायर किया गया? पांचवा पॉइंट, क्या वादी किसी अनुतोष का हकदार है? यदि हाँ तो किस अनुतोष का? देखो, इसके नीचे साइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग ने हमारा रफ कार्य होता है वाद बिंदु, ठीक है, नहीं जज का। तो किस पे, इस पे हमको फैसले देने हैं। तो ये जब डिक्री लिखेगा या जजमेंट लिखेगा तो उसमें इन सारी बातों का वो वर्णन करेगा। ठीक, पहले अपना वर्णन करेगा और फिर उसमें वादी प्रतिवादी के साक्ष्यों का वर्णन करेगा, और फिर फाइनली जहां पे उसको लगेगा कि इसमें वादी की बात साक्ष्यों द्वारा साबित नहीं हो पा रही है, फिर जहां पे प्रतिवादी को होगा वहां पे प्रतिवादी को लिख देगा कि इनकी बातें साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादी द्वारा दायर किया गया वाद खारिज करने योग्य है। खत्म करो। ठीक, अब इंग्लिश वाले आ जाओ भाई। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर ये फैक्ट के इशू है, क्या इसमें लॉ के भी इशू बनेंगे सर? हाँ ये फैक्ट के इशू बनाए हैं सर हमने 5, इसमें हाँ, लॉ के जो इशू होते हैं सर वो भी बनाने होंगे क्या? लॉ के इशू कौन से? सर जैसे ये कोर्ट फीस हो गया, जुरिडिक्शन हो गया, लिमिटेशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें तो आप ये कह सकते हो क्या इसमें प्रॉपर कोर्ट फीस जमा की गई या नहीं जमा की, बना सकते हो आप। यही पूछना था। चलिए, सर कर कोर्ट वाले ऑफ, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। इंग्लिश वाले सब यूट्यूब पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे सब लोग, आप लोग बार बार यूट्यूब पूछते हो, यूट्यूब पे चले जाया करो, वहां पे देख लिया करो, ठीक है। डेली के डेली अपलोड हो जाती है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है डिलीट हो जाती है, तो इसलिए हमने उसको यूट्यूब पे डलवा दिया। सर ये क्वेश्चन प्रतिवादी पूछ रहा है कि आता है क्या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बात खारिज करने योग्य है? ये एक जनरल मैंने बोला है, उसमें लिखना अच्छा नहीं। सर, हाँ, ओके सर। चलिए आइए, कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रयागराज, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज भी लिख सकते हो, कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रयागराज, केस नंबर 208 2025। यहाँ पे सब चीज चेंज करवा देंगे, ठीक है। केस नंबर 208 2025। टिकट को स्टैम्प बोलते हैं, स्टैम्प लगा दो वहां पे। मुन्नूलाल सनाब श्री रामदीन, मुन्नूलाल सनाब श्री रामदीन, एज अबाउट 35 ईयर, ऑक्यूपेशन बुक, ऑक्यूपेशन कारपेंटर, रेजिडेंस ऑफ मोहल्ला, रेजिडेंस ऑफ मोहल्ला 24/5 अल्लाहपुर प्रयागराज।
आपने एरम लिख के भेजा तो आपने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नहीं डाला था, ठीक है। सर वो गलती से रह गया। हाँ, तो वही यही छोटी छोटी गलतियां तो होती है ना, छोटी छोटी गलतियां माफ करो, है ना। प्लेंटिफ हो गया। अब वर्सेस आइए। दयाराम, सनाप श्री, राम प्रसाद, एज अबाउट 42 years, ऑक्यूपेशन, जो पेपर बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉकर, पेपर बेचने वाले को। ऑक्यूपेशन डाल दे उसको। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर। रेजिडेंस ऑफ मोहल्ला सेम कर दो, 24/5, अल्लाहपुर, प्रयागराज, डिफेंडेंट। हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं। यही सावधानी बरतनी है यहाँ तक। The above plaintiff makes the following statement. The above plaintiff makes the following statement. क्या चीज, आशा में चले जा रहा हूँ। कब आ गया, ऑफर आ गया। अभी आ जाएगा ना, तनवीर आ जाएगी। नंबर 1, that the plaintiff is the owner of, that the plaintiff is the owner of हाउस नंबर 24/5, अल्लाहपुर, प्रयागराज। He gave his entire house to the defendant. He gave his entire house to the defendant. हाँ सर, सर दोनों का एड्रेस सेम है तो सर एंटायर हाउस कैसे दे सकता है वो? हम्म, सर दोनों का एड्रेस सेम है तो सर एंटायर हाउस कैसे दे सकता है वो? तो तो वो तो उसका पार्ट देगा ना कुछ, तभी तो सेम मतलब वो जो नहीं, लिखाया है वो आपने। entire, और ये मकान हमने खरीद लिया, हम कहीं बाहर रह रहे हैं, सर तो लेकिन अब आपने जो प्लेंटिफ का जो सर एड्रेस है, हम्म, सर यहाँ पे एड्रेस इसलिए तो लिखवाया जाता है ताकि नोटिस वगैरह सर्व हो सके। तो हम सर दोनों, वो किराएदार है तो वो भी तो वहीं रह रहा है। सर सेम हाउस में रह रहे हैं दोनों, अब तो और क्या। लेकिन सर फिर उसने पूरा हाउस कैसे इन- दे दिया? कल कल मैंने बताया था ना कि इंटायर आर पार्टली। तो अब आपको अगर पार्टली करना तो पार्टली कर दो, नहीं करना, नहीं रह रहा है तो ये भी जरूरी नहीं, मकान हमारा है, हम चौक में रह रहे हैं, सर एड्रेस लेकिन तो अगर हमारा। आप कहीं और रह रहे हैं तो सर ये हाँ, तो वो अरे पगली, हाउस नंबर, उसका ओनर कौन होगा, उस हाउस का, उस सर मकान आप का। इसमें पार्शियल लिखवा दीजिए फिर सही हो जाएगा। नहीं, ऐसे भी सही हो जाएगा, पार्सल ना भी लिखाओगे तो भी सही हो जाए। क्यों? बताइए। वो तो हमारा मकान है ही है ना, किसके एड्रेस पे जाएगा, उसका ओनर कौन है। सर आप ही हैं, लेकिन रह तो इस वक्त कोई और रहा है ना। तो उसका एड्रेस हम नहीं लिखेंगे, उसका एड्रेस हम नहीं लिखेंगे। सर आपने कल वाली हिंदी वाली प्लांट में यही लिखवाए थे, हाउस नंबर दोनों का अलग अलग था। नहीं, अलग अलग नहीं था, एक ही में था।
तो दोनों का अलग था, मैंने लिखा था हिंदी में भी। पूरा भी हो जाए तो अलग हो जाए तो, यानी एक पार्ट हमने उसको दिया है तो भी वो हमारा एड्रेस रहेगा। हमने पूरा घर दे दिया तो मकान मालिक तो एड्रेस तो वही रहेगा ना जी। वो जो 24/5 का मकान मालिक कौन है, हम ही है, तो हम एड्रेस वो नहीं लिखेंगे। हमने, हम मालिक हैं उस मकान के 24/5 के। हमने उस मकान को होली ही पूरा किराए पे दे रखा है। तो अब जब वाद होगा तो हम जब वाद करेंगे तो अपना मकान नंबर तो वही डालेंगे ना। हम कहीं पे भी रहना, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लो आपको नोटिस कहीं और मंगानी है या करना, तो आपको एक दूसरा एड्रेस भी मेंशन करना होता है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं, हमें वहीं से मिल जाएगा हमारा नोटिस। सुबह शाम आते जाते हैं, डाकिया जानता है, हमको दे देगा नोटिस। तब काहे दूसरे का एड्रेस डाले, दूसरी जगह का अपने। नहीं ठीक समझी है। बात? नहीं मैं ठीक समझ गई। समझ गए। सर टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। हाल पता करके सर हो सकता है मेंशन। हाँ, हाल पता, वो हाल पता वर्ड यूज होता है ना। मैंने कहा दो एड्रेस, वो सिचुएशन में, लेकिन मालिक तो हम ही होंगे ना, एड्रेस तो हम ही लिखेंगे ना अपना। अब वो चूंकि किराएदार है, वो किराएदार रह रहा तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो एक ही एड्रेस लिखे, कि उसी मकान में रह रहा तो उसी एड्रेस पे हमारा भी, उसी एड्रेस पे आपका भी। नहीं समझी बात? नहीं सर मैं समझ गई। नहीं समझ गई? नहीं सर समझ गई। समझ गई, समय थैंक ज्यादा यू। काली हो गई। He gave his entire house to the defendant on 1st जुलाई, कर दे 1 जुलाई 2024 on a monthly rent। अब अपना रेंट ऑफ RS जो भी है डाल लो, 10,000, 12,000, 5,000, 4,000, जो भी डाल लो, अब डाल रेंट ऑफ, फिर ब्रैकेट में कर लो 5,000 रुपीज। The defendant was given possession, the defendant was given possession of the house on the same date 2024। दूसरा पॉइंट, that on the first day of July 24, that डैश कर देना अपना, मैं बोल रहा हूं अपना कर लेना। Itself the defendant executed, itself the defendant, इमराना कल मनोज जी जगे थे कि सो ही रहे थे? सर सो ही रहे थे लास्ट तक। Itself the defendant, कुछ लोगों को होता है ना कि अब फीस दिए हैं तो चाहे कुछ भी हो क्लास होनी चाहिए। Itself the defendant executed a lease in favor of the plaintiff, lease in favor of the plaintiff। It was stated that the defendant, it was stated, बेटा मोबाइल दो जलान, मोबाइल काम। It was stated that the defendant would pay a monthly rent, would pay a monthly rent of RS dot dash on the first of every month, on the first of every month। तो बेटा, and the plaintiff would have, and the plaintiff would have the right to vacate the house by giving a month's notice। दो, नहीं दोगे?
दोबारा मिलेगा नहीं, समझ लेना। थर्ड नंबर लिखिएगा, that the respondent has paid the rent on time, that the respondent has paid the rent on the time from July 1st dash to January dash, but has not paid the rent, but has not paid the rent from January 1st from January 1st 2025 till date, despite repeat request, despite repeated request. फोर्थ नंबर है, that the respondent owes RS, जितना भी बकाया हो गया हो, as rent for a period of जितने भी मंथ का हो, डैश करके 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, from the 1st January 2025 to 1st July 2025, यानी जो भी आपको 6 महीना बनाना, जितना भी अपना बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। Fifth point, that the plaintiff gave notice on the 1st January, that the plaintiff gave notice on the 1st January 2025 to the defendant to vacate, उसका भी, उसको भेज दो, उसको भरा ले लगना, उसको आंसू अगर नहीं, उसको भेज दो, to the defendant to vacate the, कब से कब बैठता है, to vacate the house within a period of 30 days within a period of 30 days from the date of receipt, from the date of receipt of the notice and to pay the entire amount of outstanding rent within 1 month. 6 point, that the said notice was served on the respondent on 6 January, July 2025 date, dash कर देता, but the respondent has neither paid
but the respondent has neither paid the rent nor vacated the house Next, that the plaintiff terminated the tenancy with effect from tenancy with effect from 6 July 2025 by giving notice of termination to the defendant on 1st July. Next, that the defendant is in trespassing, possession of the plaintiff's house since अपडेट डाल देना जितने दिन का दिखाना हो and hence is liable to pay RS 1000 per month, जो भी अपना लिखना हो 200 400 800 1000 per month as compensation for illegal occupation सर यहाँ पे एक चीज पूछनी थी यहीं पे। हाँ, सर जैसे आपने ये कंपनसेशन के रूप में 200 रुपए बताया अभी, तो जैसे किराया 10,000 रुपए फिक्स किया था, तो यहाँ पे ये 200 रुपए मतलब इतना लिख सकते हैं कि 10,000? मैंने अभी क्या बोला 200 400 1000 जैसा भी लगे आप तो जेन्युइन जो लगे कंपनसेशन के लिए आप लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। कंपनसेशन फॉर इलीगल ऑक्यूपेशन मांगने को तो आप लाख रुपया मांग सकते हो, देगा कोर्ट क्या? वो तो आपने उसे को देगा ना। फॉर इलीगल ऑक्यूपेशन एंड इलीगल यूज फ्रॉम, अब जिस डेट से नोटिस आपने दिया, जिस डेट से आपने कहा कि इस तारीख से वैकेंट माना जाएगा, उसने खाली नहीं किया, उस डेट से आप आगे बढ़ा दीजिए जितना बढ़ाना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट द कॉज ऑफ एक्शन एरोज ऑन जुलाई में नोटिस जाइए ना, तो जुलाई से शुरू हो जाएगा। When the defendant received the notice to vacate the house and pay rent, उसमें arose on डेट कर देना कोई भी डेट। When the defendant received the notice to vacate the house and pay rent,
10वां पॉइंट, that the house in question is situated at Lucknow, within the jurisdiction of the court of this court, and therefore this court has the jurisdiction, to hear and dispose of the suit. Eleventh number, that the value of the suit for the purpose of jurisdiction and court fees, जितना एरियर हुआ वो आपका किराया, for the area of सॉरी, जितना ओवर कर दिया। अब नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, that the plaintiff claims the following reliefs. Number A, that a decree be passed against the defendant and in favor of the plaintiff for the sum of जो भी रुपया हो, for the area of rent, B ऑप्शन लिखिए, the defendant be evicted from the plaintiff, house and the plaintiff be given possession, plaintiff house and the plaintiff be given possession of the house, the boundaries of which are given below. C, that a decree be passed in favor, that a decree be passed in favor of the plaintiff for compensation against the defendant in the form of compensation for the cost of the suit
for the cost of the suit mean profit during the period mean profit during the period of the suit एंड आर एस जो भी है 200-400 जो पर मंथ पीरियड ऑफ द सूट आर एस दैट डैश पर मंथ for which the court fees shall be deposited. Last point लिख दो D. Grant any other relief to the plaintiff which the court considers just and proper in the circumstances of the case. हो गया बाकी हाउस डिस्क्रिप्शन अपना लिख दो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट में दिखा दो शुक्ला जी का घर है हाउस ऑफ शुक्ला जी का वेस्ट में दिखा दो वर्मा जी का साउथ में दिखा दो किसी खान साहब का और सामने दिखा दो वो जो दिशा बच रही है उसमें दिखा दो रोड सड़क ठीक अब लास्ट में लिख दो एक लाइन आई द प्लेंटिफ नाम क्या था आई द प्लेंटिफ क्या नाम लिखे थे मुन्नू लाल जी Yes, सर yes. hereby verify that paragraph 1 to 8 of the presented plaint are true to the best of my personal knowledge and paragraphs 9 to 12 are believed to be true on the basis of legal advice. 9 to 12 are believed to be true on the basis of legal advice. Verified at Prayagraj on the date of Fala Fala Fala, Munnulal plaintiff by Sri Shahbaz Rana, advocate प्रयागराज ठीक कब इसका कल रिटन स्टेटमेंट लिखा देंगे
ठीक है, चलिए एडजस्ट वाले अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे।